नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आयु के प्रकार। आयु को कितने प्रकारों में बांटा गया है और यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न आते रहे हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। आयु के प्रकार है, इसको 4 भागों में हम देख सकते हैं। तो ये भाग है कालानुक्रमिक आयु, शरीर रचना आयु, शरीर क्रियात्मक आयु और मानसिक आयु। तो इनको हम देखते हैं और समझते हैं। जो कालानुक्रमिक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज, यह आयु दिन, माह व वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है जैसे 4/6/2003 ऐसे, तो इस एज को कहते हैं कालानुक्रमिक आयु। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शरीर रचना आयु। शरीर रचना आयु होती है, इसकी गणना है वो कंकाल तंत्र की वृद्धि विकास से संबंधित होती है और यह दांतों की संख्या के आधार पर भी ज्ञात की जाती है तथा एक तरह से ज्ञात की जाती है। तो शरीर रचना है वो रचना के मतलब बॉडी की जो रचना कैसे हुई है शरीर की, उसके आधार पर ज्ञात की जाती है। तो इसमें इसको ज्ञात करने के जो साधन है, एक तो आ जाता है कंकाल तंत्र आ जाता है, फिर आ जाता है दांतों की संख्या हो गई, क्योंकि दांतों की संख्या है वो भी कंकाल तंत्र से संबंधित ही है। दांतों की संख्या के आगे आ जाता है फिर एक्सरे के द्वारा, तो ये सब कंकाल से संबंधित है, एक्सरे आ गया। तो इस तरीके से शरीर रचना आयु है वो ज्ञात की जाती है। आगे है शरीर क्रियात्मक आयु। शरीर क्रियात्मक आयु है, यह ज्ञात की जाती है विशेष रूप से ये हार्मोन से ज्ञात की जाती है। तो हार्मोन से इसे ज्ञात किया जाता है। तो इसे देखते हैं। शारीरिक क्षमताओं और विशेषताओं पर आधारित होती है। इसका निर्धारण अंगों की कार्यप्रणाली तथा हार्मोन्स के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो यह है शरीर क्रियात्मक आयु, इसे कहते हैं। और अगला है मानसिक आयु। मानसिक आयु है ये मानसिक परीक्षणों पे डिपेंड रहती है, इनके द्वारा ज्ञात की जाती है और मानसिक स्तर को देखते हुए इनका निर्धारण किया जाता है। तो ये है मानसिक प्रकार की आयु। तो हमने आयु के प्रकार देखे हैं। एक तो कालानुक्रमिक आयु है, वो दिन, माह और वर्ष के आधार पर है। शरीर रचना आयु है, वो कंकाल तंत्र और दांतों की संख्या से ज्ञात की जाती है। शरीर क्रियात्मक आयु है, वो शरीर की अंगों की जो कार्य प्रणाली है और हार्मोन्स है उनके आधार पर ज्ञात किया जाता है। और मानसिक आयु है, ये मानसिक परीक्षण होते हैं उनके द्वारा ज्ञात की जाती है। आगे हम देखते हैं कि मानसिक आयु है वो कैसे ज्ञात की जाती है। तो मानसिक आयु है उसको ज्ञात करने के लिए अपने क्या है कि एक बच्चे की वास्तविक आयु है उसकी तुलना करते हैं। जैसे एक 8 वर्ष का बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे को खाली स्पेस मिल जाए। जैसे मैं समझाना चाहता हूँ कि एक 8 साल का बच्चा है और उसकी गणनाएं ऐसी है, वो पढ़ने में इस तरीके का है, उसका दिमाग चलता है 12 साल के बच्चे जैसा। तो वो 12 साल का बच्चा जो समस्या सोल्व कर सकता है टीचिंग में जितना है उतने जितना 8 साल का बच्चा है। तो उस बच्चे की वास्तविक आयु तो 8 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु है वो 12 वर्ष हो जाती है। तो इस तरीके से आईक्यू ज्ञात किया जाता है। तो मैंने मानसिक आयु बता दिया, जो बच्चा जितनी उम्र का है वास्तविक आयु, और वो जितने उम्र के बच्चे तक पहुंच सकता है, मतलब उनकी जितनी वो पढ़ाई में कितना कैसा है, मतलब कुछ इनके माप निर्धारण किए होते हैं, मापन उनके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि इसकी मानसिक आयु क्या है। तो अपने मानसिक आयु को समझ लिया। तो अब हम देखते हैं कि आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र होता है। आईक्यू को हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि है, इसको ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस तरीके से आईक्यू ज्ञात किया जाता है। आगे एक क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। मानसिक आयु का निर्धारण होता है हार्मोन से? नहीं, हार्मोन से तो इसका निर्धारण नहीं होता। कालानुक्रमिक आयु से? नहीं, मानसिक आयु का निर्धारण है कालानुक्रमिक आयु से नहीं होता। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पे? अगला है दिन, माह के आधार पर। तो मानसिक आयु का निर्धारण है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पे के आधार पे किया जाता है, वो हमने पीछे पढ़ा था।
कि मानसिक आयु का निर्धारण है वो मानसिक परीक्षणों या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर ज्ञात होता है। अगला है, बिने, स्ट्रन व ट्रमन ने मानसिक आयु ज्ञात करने के सूत्र दिए हैं। तो बिने, स्ट्रन और ट्रमन ने मानसिक आयु ज्ञात करने के सूत्र दिए थे। आगे है शरीर का वर्गीकरण देखेंगे हम। हमने देख लिया आयु के प्रकार कौन से है और आयु कौन सी होती है। तो आयु का उतना ही था और उसमें से ही पर्सन रिपीट होते हैं, तो आप उसको एकदम रट लेना है। शरीर का वर्गीकरण अपने देखेंगे। तो शरीर का वर्गीकरण सबसे पहले करता है हिप्पोक्रेटस, 400 ईसा पूर्व में किया था। तो हिप्पोक्रेटस ने 2 प्रकार से शरीर का वर्गीकरण किया था, एक फिजिक हैबिटस, दूसरा एपोप्लेक्टिक हैबिटस। पहला था फिजिक हैबिटस, फिजिक हैबिटस, ओके, फिजिक हैबिटस, और दूसरा था एपोप्लेक्टिक हैबिटस। ओके, तो ये 2 प्रकार का वर्गीकरण किया है हिप्पोक्रेटस ने। फिजिक हैबिटस है उसको लंबा शरीर कहा जाता है, उसको कहा जाता है लंबा शरीर। फिजिक हैबिटस है उसको लंबा शरीर कहा जाता है, लंबा शरीर। और एपोप्लेक्टिक हैबिटस है उसको छोटा शरीर कहा जाता है। तो हमने देख लिया सबसे पहला वर्गीकरण आता है हिप्पोक्रेटस का। पूछ भी सकते हैं सबसे पहले किसने किया, तो हिप्पोक्रेटस ने किया, लगभग 400 ईसा पूर्व में किया। कितने प्रकारों में किया, 2 प्रकारों में, फिजिक हैबिटस और एपोप्लेक्टिक हैबिटस। आगे हम वर्गीकरण देखेंगे, शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन ने भी वर्गीकरण किया था। तो शेल्डन का वर्गीकरण है उसे हम सोमेटोटाइपिंग भी कहते हैं। ये याद रखना, सोमेटोटाइपिंग किसका वर्गीकरण है, तो शेल्डन का। तो शेल्डन की किताब है उसमें वर्गीकरण किया है, तो उस किताब का नाम है वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट। तो शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं व्यक्ति के जो टाइप होते हैं उसमें। तो पहला बताया एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक होता है वो मोटा शरीर होता है, और कि मोटा होगा तो क्रिया में सुस्त होगा और सामाजिक रूप से विकसित व आनंदित होता है। तो मतलब गोल मटोल है, तो वैसे प्रकार का व्यक्ति एंडोमॉर्फिक के अंतर्गत आता है। और इसका कोड भी दिया हुआ है 711। 711 से मतलब है पहला कोड इसके जो एंडोमॉर्फिक है उसको निर्धारित करता है कि वो मोटा कितना है। दूसरा कोड है 1 लिखा हुआ है जहाँ पे वो निर्धारण करता है कि फिट कितना है दूसरे लेवल का, और तीसरा निर्धारण करता है कि दुबला पतला वो कितना है। तो इस तरीके से अपने देख सकते हैं कि ये मोटा है, पहला 7वां नंबर, 7 मतलब 7 ही नंबर होते हैं, 1 से 7 इसमें नंबर होते हैं। तो देख सकते हो कि एंडोमॉर्फिक में पहला जो एंडोमॉर्फिक लेवल इसको कहते हैं, पहले को दूसरे को कहते हैं मेसोमॉर्फिक लेवल, तीसरे को कहते हैं एक्टोमॉर्फिक। तो इसमें ज़्यादा हाई एंडोमॉर्फिक हो गया। दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरा कोड कहता है कि ये कम मिजोमॉर्फिक हो गया, लो मिजोमॉर्फिक कहते हैं। और 1 नंबर पे लास्ट में 1 नंबर है इसका हो गया कम एक्टोमॉर्फिक है। तो इस तरीके से इसका अर्थ होता है। आगे देखेंगे कि मिजोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फिक भी इसको कहते हैं। तो इस टाइप का व्यक्ति होते हैं वो मांसपेशियां उनकी विकसित होती है, शक्तिशाली होते हैं, साहसी आत्मविश्वासी होते हैं, चौड़ी छाती होती है। तो इस तरीके के ये व्यक्ति होते हैं। अगला है एक्टोमॉर्फिक जिसका कोड है 117। तो ऐसा व्यक्ति एकदम दुबला पतला होगा और सुस्त प्राणी होगा और टेंशन में रहने वाला होगा और चिंताग्रस्त और निराशावादी प्रकार का वो व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये 3 टाइप बताए हैं शेल्डन ने, ये 3 टाइप बताए हैं। एंडोमॉर्फिक मतलब मोटा और क्रिया में सुस्त होगा, मोटे टाइप का होगा पूरा। मतलब आप देख सकते हो कि एंडोमॉर्फिक का जब नाम है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस टाइप का व्यक्ति होगा वो, इस टाइप का। मिजोमॉर्फिक आएगा तो एकदम वो पूरा फिट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, एकदम फिट होगा इस टाइप का। और वो आएगा अंतिम वाला तो वो एकदम ऐसे होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके का वो होता है। तो इनको मिटा देता हूँ मैं। तो इस टाइप का होता है। इनके कोड है 711, 171 और 117 है लास्ट वाले का।
तो इनसे मतलब होता है, पहला दिखाता है कि वो एंडोमॉर्फिक कितना है, पहला कोड दिखाता है, दूसरा कोड दिखाता है वो मेसोमॉर्फिक कितना है, और तीसरा कोड दिखाता है वो एक्टोमॉर्फिक यानी दुबला पतला कितना है। तो एंडो का मतलब मोटा, मिसो या मिजो का मतलब फिट एकदम मांसपेशियां विकसित, एक्टो का मतलब दुबला पतला। तो आप इसको अपने से खुद से कंपैरिजन करके याद रख सकते हो। जैसे हम दुबले पतले हैं तो याद रखना है एक्टोमॉर्फिक ज़्यादा है। आगे क्रेशमेयर का वर्गीकरण आता है। क्रेशमेयर ने जो वर्गीकरण किया था अपनी बुक में ही किया था, फिजिक एंड कैरेक्टर में। तो क्रेशमेयर की बुक है फिजिक एंड कैरेक्टर। तो क्रेशमेयर ने 4 रूप बताए हैं। पहला पिकनिक प्रकार का है, तो पिकनिक है एंडोमॉर्फिक जैसा यानी पूरा मोटा। दूसरा बताया है रूप एथलेटिक, जो मेसो या मिजोमॉर्फिक की तरह मतलब एकदम फिट है, मांसपेशियों युक्त साहसी व्यक्ति है। एस्थेनिक प्रकार का व्यक्ति ये एक्टोमॉर्फिक जैसा बताया है, एस्थेनिक। तो एक्टोमॉर्फिक यानी दुबला पतला। तो ये नंबर वाइज देख सकते हो कि पहला मोटा है पिकनिक, दूसरा एथलेटिक है वो फिट है साहसी है, और एस्थेनिक है 3 नंबर, ये है एक्टोमॉर्फिक की तरह। तो आप इसको दोहरा भी सकते हो, पिकनिक एथलेटिक एस्थेनिक। और चौथा है वो डाइप्लास्टिक है। डाइप्लास्टिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अविकसित होता है। तो अविकसित व्यक्ति के रूप को डाइप्लास्टिक यहाँ पे कहा गया है। तो क्रेशमेयर ने 4 रूप बताए हैं, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डाइप्लास्टिक। तो आप इनको याद कर लेना। आगे है नकेरेती का वर्गीकरण आता है, जिसे मॉर्फोलॉजिकल भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल में ऊंचाई और वजनों को शामिल किया जाता है। तो इनके आधार पे इनका वर्गीकरण है। तो नकेरेती ने वर्गीकरण किया वो है मैक्रोस्प्लेंचिक्स, नॉर्मोस्प्लेंचिक्स और माइक्रोस्प्लेंचिक्स। तो ये है, ये उसी तरीके से हैं जैसे मैक्रोस्प्लेंचिक्स है, ये एंडो है, एंडोमॉर्फिक की तरह है, मतलब पूरा मोटा का। नॉर्मोस्प्लेंचिक्स का है वो नॉर्मल की तरह है यानी मिजो है, ये मिजोमॉर्फिक की तरह। तो दूसरा है ये मिजोमॉर्फिक की तरह है, ओके। और तीसरा है ये है एक्टो की तरह, एक्टोमॉर्फिक, पतला दुबला पतला, माइक्रोस्प्लेंचिक्स। तो इस तरीके से नकेरेती का वर्गीकरण आता है, मॉर्फोलॉजिकल टाइप में इन्होंने वर्गीकरण किया है। आगे हैं क्लार्क लियोनार्ड हल ने भी वर्गीकरण किया है, वो है एब्डोमिनल, एब्स वाला, मस्क्यूलर, थोरेसिक और नर्वस टाइप का। तो ये वर्गीकरण है क्लार्क लियोनार्ड हल का। तो इनको आपको एकदम लिख लेना, और ये जब इनको बार बार रिपीट करेंगे तो आप ऐसे करना, सुबह पढ़ना और शाम को पढ़ना इनको, मतलब रूटीन में इनको पढ़ना, फिर आपको याद हो जाएंगे सुबह शाम। तो आज के लिए इतना ही था, और आगे की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।